एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं बीएचयू एलएलबी के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र की। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जी हाँ, मैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा, डिटेल में सॉल्व कराऊंगा। तो उसी क्रम में आज की यह पहली वीडियो उसी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र के पहले एपिसोड में है, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बीएचयू एलएलबी 2008 के सेट नंबर 1 की पेपर एंड उसके क्वेश्चन एंड आंसर की सॉल्यूशन की। तो आज की वीडियो हम शुरू करने से पहले यही कहना चाहेंगे कि आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो को जितने लोग पढ़ने वाले हैं बीएचयू एलएलबी उनके पास तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारे पास पेपर सेट है वह मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 से चालू है। इसके पहले मुझे क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन फिर भी हम यहीं से प्रारंभ करेंगे। जिनके पास पेपर होंगे वह क्या करेंगे, पेपर में टिक लगा लेंगे, और जिनके पास नहीं होंगे वह वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सुन सकते हैं, साथ ही उनका पेपर सॉल्यूशन ले सकते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आज़ादी के बाद केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। इसमें एक टर्म आया क्या, पहला जो क्वेश्चन है हमारा चौथा वाला, उसका है क्या कि अंतरिम सरकार की स्थापना। अब ध्यान दीजिए, यह कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 4। अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? सबसे पहली चीज 1946 में की गई थी। अब पूछा है किस मिशन के अंतर्गत, तो इसकी स्थापना की गई थी किस मिशन के अंतर्गत? वह किया गया था कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। किसके मिशन के अंतर्गत? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। यह कभी कभी पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा कि यह जो कैबिनेट मिशन है वह किस वर्ष आया था? 1946 में आया था। और इस कैबिनेट मिशन की कभी कभी पूछ लेता है कि अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी किसने? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, जितनी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इनरिलेवेंट होगा, सभी के सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हर एक फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा हुआ ही मैं बताऊंगा, उससे रिलेटेड हर एक फैक्ट यदि आप देख जाते हैं तो मेरा दावा है कहीं से प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो जो कैबिनेट मिशन है उसकी अध्यक्षता किसने की? तो उसकी अध्यक्षता की किसने? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कभी कभी पूछ देता है कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत, या संविधान का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया, तो वह क्या था? यही कैबिनेट मिशन योजना था। तो हमने कितने, एक क्वेश्चन थे कि अंतरिम सरकार की स्थापना किसके अंतर्गत की गई, लेकिन हमने इससे कई प्रश्नों को जाना। पहली चीज़ कि अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में, पहला। अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के अंतर्गत? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। दूसरा, कैबिनेट मिशन योजना के वो अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न इससे निकल सकता है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत कौन सी प्रक्रिया हुई थी? हमारे संविधान सभा का या संविधान का निर्माण हुआ था किसके? इसी कैबिनेट मिशन योजना का। तो ये हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो वो क्या होगा? चौथा आंसर होगा उसका आंसर। चौथा यदि आप पेपर सेट में होंगे तो चौथा का टिक लगा लीजिएगा, उसमें होगा कि कैबिनेट मिशन के आगमन के पश्चात। क्या होगा? कैबिनेट मिशन के आगमन के पश्चात। अगला हमारा प्रश्न है 5वां कि भारत में मूर्ति पूजा, कौन सा प्रश्न है कि भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई? मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आर्यकाल, गुप्त शासनकाल, मौर्य शासनकाल और कुषाण शासनकाल। तो ये बता दें आपको कि भारत में मूर्तियों की पूजा की शुरुआत किस काल में शुरू हुई? गुप्त काल में शुरू हुई। उसके पहले मूर्तियां तो थी, लेकिन मूर्तियों की पूजा पद्धति उतनी पूर्ण रूप से नहीं थी, लेकिन गुप्त काल में आने के पश्चात पूर्ण रूप से मूर्तियों का प्रमाण हमें देखने को मिलने लगता है। और मूर्ति पूजा का प्रमाण हमें स्पष्ट रूप से कहाँ मिलता है? गुप्त काल में। तो आपका उत्तर सही क्या होगा कि मूर्ति पूजा का प्रमाण हमें कहाँ देखने को मिलता है? गुप्त शासन काल में मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है कि किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति लागू की? ये हमारा 6वां प्रश्न है। क्या है कि मूल्य नियंत्रण पद्धति, क्या है? मूल्य नियंत्रण पद्धति किस मुस्लिम शासक ने लागू की? तो उस मुस्लिम शासक का नाम पूछा है, तो उस मुस्लिम शासक का नाम है क्या? अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी किसकी? मूल्य नियंत्रण पद्धति की। यह कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 6 है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है आज का वह है क्या कि शक वर्ष का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? शक वर्ष,
शक वर्ष का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो वह हुआ था किसमें? 78 AD में। यह कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि शक वर्ष का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है आपके 58 BC, 58 AD, 78 BC और 78 AD। तो ध्यान रखिएगा 78 AD होगा, और AD का मतलब कभी कभी पूछ देता है तो उसका मतलब क्या होगा? एन्नो डोमिनी। क्या होता है? एन्नो डोमिनी। ये वर्ड याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि करो या मरो का नारा या आह्वान किसने दिया था? सिंपल है, सभी लोग जानते होंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया? यह कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 8 है। या तो करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने। अगला हमारा प्रश्न है 9वां प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के नेता कौन थे? 4 ऑप्शन है उसमें। किसने? दयानंद सरस्वती, गुरु नानक, एनी बेसेंट और शंकराचार्य। अब ध्यान दीजिए, आया है क्या? भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन भारत में जो इसका कार्यकाल माना जाता है मुख्य रूप से, वह कार्यकाल माना जाता है कितने? 800 से लेके 1700 तक के बीच में यह मुख्य माना जाता है। जिनमें प्रमुख थे शुरू में कौन? सिखों के गुरु थे कौन? गुरु नानक। ऐसे शंकराचार्य, जो कि शंकराचार्य, ये सभी क्या थे? इस भक्ति आंदोलन के प्रमुख थे। ये प्राचीन मतलब पुराने समय में थे। लेकिन पूछा क्या है कि पूछा है कि 19वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के प्रमुख। तो इसमें जो ऑप्शन होगा एनी बेसेंट सही होगा। आप लोग टिक लगा लीजिएगा, एनी बेसेंट। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पहले किसने दलित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया? ऑप्शन है BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और राम मनोहर लोहिया। तो इसमें स्वतंत्रता के पहले किसने प्रमुख कार्य किया? सभी लोग जानते हैं, BR अम्बेडकर ने। किसने किया था? BR अम्बेडकर ने। किसने किया था? BR अम्बेडकर। अब अम्बेडकर से कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वह जो प्रमुख प्रश्न है हम आपको एक थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देते हैं कि यदि किसी के पास पेन और कागज़ हो तो लिख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है कि अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो वह हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था इनका जन्म। अब पूछ लिया जाता है कि इनके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पूछ ली जाती हैं। पहला है हु आर शूद्राज। क्या है? हु आर शूद्राज। इनकी एक पुस्तक है। पूछ लिया जाता है कि हु आर शूद्राज के लेखक कौन है? या फिर पूछ लिया जाता है द अनटचेबल के लेखक कौन है? और अनटचेबल के लेखक कौन है? यही डॉक्टर BR अम्बेडकर। कभी कभी पूछ लिया जाता है अन्य भी जो चीज़ें हैं कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इन्होंने ही की थी। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इन्होंने की थी। कब किया था? 1946 में। कब किया था? 1946 में। एक और प्रमुख चीज़ें हैं इनके बारे में जो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वह पूछा जाता है कि 1942 में इन्होंने एक फेडरेशन की स्थापना की थी जिसका नाम था क्या? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। क्या था? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इन्होंने 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। और इनसे संबंधित एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन्होंने भारत का जो संविधान है उसमें जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको इन्होंने क्या कहा था? जो कि अनुच्छेद 32 में है। किसमें है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। उसको इन्होंने भारतीय संविधान की क्या कहा? आत्मा की संज्ञा दी। किसकी कही? भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी। अगला हमारा जो प्रश्न है यह जो प्रश्न था यह प्रश्न 10 था। ठीक। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, वह है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क से होता है, यह किस ग्रंथ में वर्णित है? क्या है क्वेश्चन कि युद्ध का जो प्रारंभ है वह मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। कहाँ से होता है? मस्तिष्क से होता है। ऐसा हमें कहाँ में वर्णन प्राप्त होता है? तो यह जो कथन है यह अथर्ववेद में है। कहाँ पर है? अथर्ववेद में। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? अथर्ववेद। तो यह कोटेशन याद कर लीजिएगा कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। यह कथन कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद से लिया गया है। तो ये कोटेशन याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व ही ईश्वर है और ईश्वर मेरा आत्मा है। विश्व ही ईश्वर है और ईश्वर मेरा आत्मा है। विश्व क्या है? ईश्वर है और ईश्वर क्या है?
आत्मा है, मेरा आत्मा है, यह कथन किसने कहा था? यह इंपॉर्टेंट कथन है। इस कथन को मतलब ये कथन कहाँ दिया गया है, यह कथन कहाँ पर मिलता है? तो आपका सही उत्तर होगा ब्रह्म सूत्र में। कहाँ पर होता है, मिलता है यह? ब्रह्म सूत्र में। कहाँ मिलता है? ब्रह्म सूत्र में यह कथन मिलता है। क्या? कि ईश्वर, विश्व क्या है? ईश्वर है, और ईश्वर ही मेरा क्या है? आत्मा है। यह कहाँ मिलता है? ब्रह्म सूत्र में। अगला प्रश्न है कि भारतीय दर्शन का वेदांत संप्रदाय आधारित है। भारतीय दर्शन का वेदांत संप्रदाय आधारित है। तो भारतीय दर्शन का वेदांत संप्रदाय मतलब इंडियन फिलॉसफी कहाँ से ली गई है, उसका ओरिजिन हम कहाँ मानते हैं? तो इंडियन फिलॉसफी की ओरिजिन मानी जाती है हमारी क्या? उपनिषदें। क्या मानी जाती हैं? उपनिषदें। उपनिषदों को ही क्या कहा गया है? वेदांत कहा गया है। क्या कहा गया है? वेदांत कहा गया। ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछ दिया जाता है कि उपनिषदों को अन्य नाम से जानते हैं, या पूछता है वेदांत को अन्य नाम से जानते हैं? उपनिषद। ठीक, तो उपनिषद ही क्या है कि हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है, जो हमारी भारतीय दर्शन है, उनके जन्मदाता कौन? यही उपनिषदें हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपनिषद होगा। क्या होगा? उपनिषद। कि भारतीय दर्शन का वेदांत संप्रदाय किस पर आधारित है? उपनिषदों पर आधारित है। अगला हमारा प्रश्न है 14वां कि भारत में स्पष्टीकरण योग्य प्रारंभिक लिपि के नमूने पाए जाते हैं। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि वह लिपि जिसको सबसे पहले स्पष्ट रूप से पढ़ा गया, कहने का मतलब यह है। तो वह लिपि सबसे पहले किसकी पढ़ी गई? किनके शिलालेखों की? अशोक की। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न आ जाता है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम कौन? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के जो अधिकांश लिखी गई हैं वह किस लिपि में लिखी गई हैं? प्राकृत में लिखी गई। किसमें? प्राकृत भाषा है, सॉरी, और प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं। किस में लिखी गई हैं? प्राकृत भाषा में। ध्यान रखिएगा। और लिपि क्या है उनकी लिपि क्या है? ब्राह्मी है। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है अशोक के शिलालेख की, कि सबसे पहले स्पष्ट रूप में पढ़े जाने वाली लिपि कौन सी? अशोक के शिलालेख, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला पॉइंट कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अंतर है। भाषा पूछेगा तो भाषा क्या होगा? प्राकृत। और लिपि पूछेगा तो लिपि क्या होगी? ब्राह्मी। अब पूछेंगे सर भाषा और लिपि में क्या अंतर है? जैसे हम जो भाषा बोलते हैं वह भाषा क्या है? हिंदी बोलते हैं। जब हम अभी बोल रहे हैं वह हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन अब हमें हिंदी को इस बोर्ड पे जो लिखे हैं यही लिपि है। लिखने के जरिए, लिखने का जो तरीका होता है वही लिपि कहलाता है। तो हिंदी को हम किस भाषा में, किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी। तो जो लिखा जाता है वह लिपि होती है, और जो बोला जाता है वह भाषा होती है। तो अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या? मैक्सिमम की प्राकृत, और लिखने की भाषा लिपि क्या है? ब्राह्मी है। ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है आज का क्या कि RSVP का क्या आशय है? RSVP का आशय है, तो ये एक फ्रेंच का टर्म है RSVP, जो कि रिटन फॉर्म में एक इनविटेशन होता है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? रेस्पॉन्डेंशियल वॉइस प्लांट। रेस्पॉन्डेंस हम लिख दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? रेस्पॉन्डेंशियल वॉइस प्लांट, ये इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका प्रश्न क्या है कि RSVP का आशय है किससे? तो आपका उत्तर होगा यह एक रिटेन इनविटेशन है, जिसका मतलब होता है रेस्पॉन्डेंशियल वॉइस प्लांट। इसका कौन सा आंसर सही होगा? दूसरा। यह कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर 15 था। आज हम कुल 20 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कथकली, गरबा, ओडिसी और मणिपुरी। ध्यान दीजिए, इसमें जो गरबा है, जो कि सेकंड नंबर का ऑप्शन है, गरबा नहीं है। क्यों? क्योंकि गरबा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यह क्या है? लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है। तो गरबा इसमें सही होगा। तो गरबा क्या है? लोक नृत्य है। गरबा कहाँ का है? गरबा कहाँ का है? गरबा है कहाँ का? गुजरात का। पूछ लिया जाता है गरबा कहाँ का नृत्य है, लोक नृत्य है, वह कहाँ का है? गुजरात का। कथक कहाँ का है? केरल का। कथकली कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का।
ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा का है, मणिपुरी और मणिपुर का है। अगला हमारा प्रश्न है कि 17वां, यह प्रश्न नंबर गरबा वाला क्या था, 16 था, और 17वां हमारा प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का कार्यालय पूछा है। किसका? इसरो का। इसरो का कार्यालय पूछा है। तो इसरो कार्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कि त्रिवेंद्रम, नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु। ऑप्शन क्या सही होगा? बेंगलुरु। अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? एकलव्य के गुरु थे ना द्रोणाचार्य। तो वह क्या थे? द्रोणाचार्य गुरु थे। क्या थे? गुरु थे। तो वही चीज़ है कि असाधारण खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए जो विशेष गुरु होते हैं, जो कि ट्रेंड होते हैं, जो गुरु होते हैं, उन्हीं को क्या जाता है? यह द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इसका ऑप्शन जो सही होगा 3 होगा। तो आंसर क्या होगा इसका कि असाधारण खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षकों को दिए जाने वाले पुरस्कार को क्या बोलते हैं? द्रोणाचार्य पुरस्कार बोलते हैं। आज का 19वां जो क्वेश्चन है वह है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पूछ दिया किसका कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया जाता है? अब ध्यान दीजिए, किस जगत में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है किस में? सिनेमा के जगत में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अब इससे 2 चीज़ें हमको जाननी होंगी कि सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कि वर्तमान में 2019 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया। सबसे पहले मिला था किसको? देविका रानी को। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा कि देविका रानी को सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और दूसरा है वर्तमान में किसको दिया गया है? वर्तमान में दिया गया है किसको? अमिताभ बच्चन को। किसको दिया गया? अमिताभ बच्चन को। ये हमारा 19वां प्रश्न था। और आज का लास्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो मैंने प्रश्न बताए थे या प्रश्न को उत्तर भी दिया था कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? बेंगलुरु में की गई है। कहाँ पर? बेंगलुरु में की गई है। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर सही होगा क्या? बेंगलुरु में प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? वह की गई थी कहाँ पर? बेंगलुरु में की गई थी। 21वां जो क्वेश्चन है वह है क्या कि भारत में लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? प्रश्न है क्या कि लेडी विद द लैंप किससे कहा जाता है? अब यह क्या है? एक नाम है, एक उपाधि दी गई है, एक पर्सन को उनका नाम पूछा गया है। तो आपके पास कई ऑप्शन है, मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किसको बोलते हैं लेडी विद द लैंप? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये आपका सही उत्तर होगा। लगा लीजिएगा, यदि आपके पास होगा तो सही उत्तर लगा लीजिएगा कि लेडी विद द लैंप कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। अगला हमारा जो प्रश्न है 22वां, वह क्या है? वह कहता है किसको? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अब ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? यह इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाएगा? कि 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। 15 मार्च को क्या मनाया जाएगा? क्या कहता है? राष्ट्रीय नेशनल कंज्यूमर्स डे कब मनाया जाएगा? 15 मार्च को। आपका ऑप्शन सही होगा वो कौन सा? चौथा ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। यह 22वां क्वेश्चन था। 23वां क्वेश्चन है आज का कि UNHCR का संबंध पूछा है, अर्थात इसका संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उससे संबंध पूछा है। ऑप्शन है पहला कि अंतर्राष्ट्रीय डाक एवं तार से, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थियों से, बौद्धिक संपदा से एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विधियों से। अब देखिए, इसका तो उत्तर होगा वह होगा किससे? शरणार्थियों से।
शरणार्थियों से, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थियों से इसका संबंध है। लेकिन अब ये तो उत्तर सही हो गया, लेकिन हमको इससे संबंधित प्रश्न भी तो जानने होंगे, क्या पता इससे कोई दूसरा प्रश्न पूछ दे इस साल, तो वह कौन कौन सा हो सकता है। अब पहली चीज़ कि UNHCR का पूरा नाम आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो उसका पूरा नाम क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशंस फॉर रिफ्यूजी। ध्यान रखिएगा, यह लिख लीजिएगा कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशंस फॉर रिफ्यूजी, इसका क्या है, UNHCR का फुल फॉर्म है। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, इसका क्या है, फुल फॉर्म है। यह प्रश्न आया हुआ भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब दूसरी चीज़ कि इस UNHCR का कभी कभी आपसे क्या पूछ सकता है, मुख्यालय पूछ सकता है कि UNHCR का मुख्यालय क्या है। जरूरी नहीं कि यही सेम प्रश्न कॉपी हो, तो UNHCR का मुख्यालय भी पूछेगा आपसे, तो आप उसको क्या जवाब देंगे, आपको उत्तर क्या होना चाहिए, जिनेवा में होता है। कहाँ पर है, जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा। तो हमने बात की किसकी, कि इसका UNHCR जो है यह इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, UNHCR का संबंध किससे है, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थियों से, इसका उत्तर दूसरा पॉइंट। UNHCR का मुख्यालय कहाँ पर है, वह मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब कभी कभी पूछ सकता है, मान लीजिए पूछेगा नहीं, लेकिन चांसेस इसके बनते हैं कभी कभी, जब बहुत अधिक ब्रिलियंट एग्जामिनर होता है तो पूछ देता है क्या, कि इसका फॉर्मेशन अर्थात इसका निर्माण कब किया गया था, तो वह किया गया था कब, 14 दिसंबर 1950 को, अर्थात 14 दिसंबर 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, UNHCR की स्थापना हुई थी। तो हमने UNHCR के बारे में मैक्सिमम पॉइंट जान लिए, इससे बाहर के प्रश्न UNHCR से आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है आज का 24वां है। 24वां पूछा है किसके बारे में, IMF का क्या पूछा है कि वह कहाँ स्थित है। IMF ऑप्शन दिया है, जिनेवा, रोम, वाशिंगटन, वियना। तो यह कहाँ पर स्थित है, वियना में। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, वियना। कहाँ है, सॉरी, इसका जो ऑप्शन सही होगा वह क्या होगा, वाशिंगटन में है इसका हेडक्वार्टर। कहाँ पर है, वाशिंगटन। अब ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं कि IMF का जहाँ स्थिति है वही आपसे क्वेश्चन पूछे, घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तो IMF का फुल फॉर्म आपके लिए जानना जरूरी है। तो IMF का फुल फॉर्म क्या होगा, वह होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब अगली चीज़ कि इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसका फॉर्मेशन कब किया गया, यह कब गठित किया गया, इसकी स्थापना कब की गई, तो 14 था ना ये UNHCR, इसको डबल कर दो 27, अर्थात 27 दिसंबर 1945 को इसका क्या हुआ था, इनफॉर्मेशन हुआ था। अर्थात IMF का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्थापना कब हुई, 27 दिसंबर 1945, और यह स्थित कहाँ पर है, वाशिंगटन। यदि पूछ जाएगा IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वाशिंगटन में है। ध्यान रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। अब इसमें आपको ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि 4 ऑप्शन होंगे तो उसमें एक ऐसा होगा जो नहीं होगा, बाकी ऑप्शन में होंगे। तो आपके ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। तो आंसर तो इसका म्यांमार होगा, आप लोग टिक लगा लीजिए। लेकिन यदि हम ये बात उठे कि इनको हम कैसे खोजेंगे कि भाई वास्तविकता में नहीं है, अभी तो हम जान गए कि ठीक है ये ऑप्शन में जो म्यांमार है वह ऑप्शन में, तुम कौन कौन से तब होने चाहिए ये भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि वही म्यांमार ही दे, कभी दूसरा दे देगा तो फिर तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन से। ध्यान दीजिए, अब जो सार्क है, SAARC, सार्क, इस सार्क के कुल कितने सदस्य हैं, ये बात सबसे पहले ध्यान रख लीजिए। इसके सदस्य कुल देश कितने हैं, 8। हर एक पॉइंट जो आपको बता रहे हैं, एक भी पॉइंट गलत नहीं है। हर एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे प्रश्न बने हैं।
एक भी पॉइंट मैंने कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिया जो कि आपको बढ़ाने के लिए, लंबा वीडियो करने के लिए नहीं। यह एक पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे गए पॉइंट, उन्हीं चीज़ों को पूरा विश्लेषण करने के बाद बनाई गई। तो इसलिए वीडियो को अंत तक और बिना स्किप किए देखें। यदि देख लेते हैं तो मेरा गारंटी एकदम कहीं से भी प्रश्न कोई पॉइंट से नहीं छूटेगा। देखिए यह 8 हो गया, ठीक। अब हम पूछ दें कि इस सार्क का पूरा नाम, तब क्या होगा कि देखिए एस से साउथ, ए से एशियन, ए से एसोसिएशन, आर से रीजनल, फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ध्यान दीजिए क्या होगा कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, क्या होगा इसका पूरा फुल फॉर्म, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस, मतलब यह पूरा दक्षिणी सहयोग संगठन है 8 सदस्यों का, जिसमें भारत भी शामिल है। अब पूछेंगे सर याद कैसे होगा, इसके 8 देश तो याद जल्दी होंगे नहीं। तो जो भारत है ना, भारत के देश जो पड़ोसी देश हैं उसमें से चाइना को छटका दीजिए, चाइना बहुत नटखटी करता है ना, उसको छटका दीजिए। उसके बाद जो मैक्सिमम है सब के सब आ जाएंगे इसमें। इसे चाइना को छटकाएंगे, नेपाल को ले लेते हैं, ठीक, भारत तो खुद है ही। फिर क्या बचा, पाकिस्तान को ले लेते हैं। फिर क्या बचा, फिर कौन सा बचा, जैसे कि मान लीजिए नेपाल हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका को ले लिए, ठीक, मालदीव को ले लिए। क्या हुआ, 1 2 3 4 5। अब छठवां ले लीजिए, किसको, अफ़गानिस्तान को ले लीजिए। किसको लेंगे, अफ़गानिस्तान को ले लेंगे। और कौन बचा, एक और देश है अगले बगल में हमारे, कौन सा, भूटान, भूटान है ना, ठीक। और एक और देश बगल में हमारे है बांग्लादेश, कौन है, बांग्लादेश। तो ये कुल जितने हमारे मैक्सिमम पड़ोसी देश हैं उसमें से चाइना को खटका दीजिए कि नहीं नहीं तुम नहीं रहोगे, तो बाकी जो बचे सब के सब क्या हो गए, सार्क के क्या हो गए, सदस्य हो गए। तो यही सार्क के सदस्य, इसमें कहीं हमें म्यांमार देखने को मिला नहीं मिला, तो ऑप्शन में जो म्यांमार है वह नहीं होगा। अब सबसे बड़ी चीज़ जो आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, पूछे जाने की संभावना है, इसका सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर, काठमांडू। और काठमांडू में क्या है, कहाँ पर स्थित है, नेपाल में। काठमांडू में एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला हमारा प्रश्न है आज का कि भारत परमाणु अप्रसार संधि का विरोध करता है, क्यों। यह हमारा 26वां प्रश्न है। तो वह पहला ऑप्शन सही होगा इसका, क्योंकि यह जो परमाणु प्रसार जो संधि है यह परमाणविक शक्तियों के विरुद्ध भेदभाव मूलक है, क्योंकि यह कुल देशों की सैन्य दृष्टि से महान कहलाने का अवसर प्रदान करती है। मतलब जिन लोगों के पास पहले से परमाणु ऊर्जा है यह उनको तो महान बनाते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है यह उनको रोकती है। इसीलिए भारत इसका क्या करता है, विरोध करता है, इसलिए भारत इसको पसंद नहीं करता। ये तो प्रश्न हो गया 26वां। अगले प्रश्न की चर्चा करें हम, तो अगला प्रश्न जो हमारा होगा वह यह है कि गणतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए गठित एक सरकार है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जनता के द्वारा जनता के लिए गठित सरकार। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि यह किसने कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, कि इसे किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा, अरस्तु। दूसरा टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि राजा स्वयं ईश्वर का ही प्रतिरूप है। राजा स्वयं ईश्वर का ही प्रतिरूप है, इसको कहा था ऑप्शन नंबर 3, इसका सही होगा। 28वां क्वेश्चन है यह कि राजा ईश्वर का प्रतिरूप है, इसका सही उत्तर लगाइए ऑप्शन नंबर 3 टिक। इसका होगा वंश कोट, ऑप्शन इसका सही उत्तर यही होगा, वंश कोट। अगला हमारा प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने वाला प्रसिद्ध आयोग कौन सा था। 29वां प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में पूछा है। तो केंद्र राज्य संबंध जैसे ही आए, क्या है, केंद्र राज्य संबंध, तो आपके दिमाग में एक ही आयोग का नाम आना चाहिए, वह कौन सा, सरकारिया आयोग। कौन सा, सरकारिया आयोग। ध्यान रखिएगा,
केंद्र एवं राज्य क्या है, सरकार के अधीन आते हैं ना। कैसे याद करेंगे, केंद्र एवं राज्य सरकार के बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण अंग है, तो इसी से ध्यान रख लीजिएगा, सरकारी आयोग, भूलिएगा नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ी चीज़ है, ये तो हो गया आंसर कि सरकारी आयोग, लेकिन 3 अन्य उसमें दिए होंगे, क्योंकि इसका उत्तर सही क्या होगा, सरकारी आयोग, लेकिन 3 अन्य दिए हैं, श्री कृष्ण आयोग, जैन आयोग और ठक्कर नटराजन आयोग। इससे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी से जान लेते हैं। जो श्री कृष्ण आयोग है वह बॉम्बे में जो हुआ था 1973 में, 1993 में, जो 12 मार्च को जो बम हादसा हुआ था वहाँ पर, तो उसी के जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई एक कमेटी थी। और जो जैन आयोग है वह मंदसौर में जो किसानों की ऊपर जो गोलीबारी हुई थी उसके जांच के लिए जैन आयोग गठित किया गया था। और जो ठक्कर नटराजन आयोग है यह फेयर फैक्स मामले से अयोध्या से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है आज का, तो वो देखिए ये सभी प्रश्न जो हैं वो इससे हैं, रीजनिंग से है, तो रीजनिंग के प्रश्न हम सॉल्व नहीं करेंगे, रीजनिंग आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। हम जीके, करंट अफेयर्स उस समय के, या फिर जो लीगल हैं, पॉलिटी है, उनसे संबंधित प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अगला हमारा जो प्रश्न शुरू होता है वह 29 के बाद कहाँ शुरू हो रहा है, 37 से शुरू हो रहा है। तो 37 हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि मुस्लिम विवाह क्या है। ध्यान दीजिए, मुस्लिम लॉ में मुस्लिम विवाह को एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है। क्या बताया गया है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में, आपके एग्जाम में यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है कि मुस्लिम विवाह क्या है, विवाह का कौन सा प्रकार है। अब जैसे कि एक क्या है यह कि मुस्लिम विवाह एक क्या है, एक संस्कार है, एक नागरिक अनुबंध है, ईश्वरीय आदेश है, न तो संस्कार न अनुबंध है। तो यह क्या है, एक नागरिक अनुबंध, या फिर कह लें यह क्या है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि जब एक मुस्लिम पति अपनी आपसी सहमति से तलाक देता है तो उसे क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, तलाक के कई फॉर्म बताए गए हैं मुस्लिम लॉ में, उसके अलग अलग फॉर्म है उस कंडीशन के हिसाब से। इसमें बात की गई किसकी, आपसी सहमति, यह वर्ड इसके तलाक के लिए डिफाइन किया गया। तो आपसी सहमति से यदि करेंगे तो उनके बीच क्या होगा, तो वह जो इसका आंसर से होगा वह तीसरा होगा। यदि आपसी सहमति से तलाक हो रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, मुबारत। देखिए, जब कोई चीज़ आपसी से हो जाए तो उसको मुबारक बात देनी चाहिए ना, कि आपसी सहमति से बातें हो गई, तो वही क्या है, मुबारत है। ठीक, याद करने का तरीका बताए हैं कि मुबारक बोलेंगे किसको, यदि आपसी सहमति से मुस्लिम लॉ में तलाक हो रहा है। उसके अलावा भी कई हैं, जैसे खुला है, खुले में क्या है कि यदि आप पत्नी को लगता है विवाह के बाद कि स्थिति सही नहीं है तो वह पति को कुछ संपत्ति देके विवाह विच्छेद कर सकती है, यह खुला कहलाता है। उसके अलावा कई है, जैसे लियन है, लियन भी तलाक का एक प्रकार है। लियन में क्या होता है कि पति यदि पत्नी के ऊपर व्यभिचार का आरोप लगाता है तो वह पत्नी क्या कर सकती है, वहाँ से विवाह विच्छेद कर सकती है। कई प्रकार हैं, इसी से बस आपको जो आंसर जानना था उसका आंसर क्या होगा, मुबारक होगा। अगला हमारा प्रश्न है वह क्या है कि निम्नलिखित में से 39वां प्रश्न, ध्यान रखिएगा 39वां, निम्नलिखित में से किस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति धर्म का लिहाज किए बगैर अपने विवाह को सिविल मैरिज के रूप में विधिक रूप प्रदान कर सकता है। मतलब कि विभिन्न धर्मों के लोग, एक धर्म दूसरा धर्म इसका अलग है, इसका अलग है, दोनों धर्म के अलग हैं, लेकिन ये विवाह करना चाहते हैं एक सिविल अर्थात विधिक विवाह करना चाहते हैं, तो इनके लिए किसके अंतर्गत कर सकते हैं, तो इसके लिए जो विशेष विवाह अधिनियम बनाया गया है 1954, इसके लिए ये सही है। अब इससे प्रश्न घुमा के कई बार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा ना कि प्रश्न घुमाए जाते हैं, विशेष विवाह अधिनियम। अब इससे क्या प्रश्न क्या पूछा था अगले कुछ सालों में, ये 2008 का प्रश्न है, तो प्रश्न अगले साल में क्या पूछा था कि ए जो कि एक हिंदू है, बी जो कि एक मुस्लिम औरत है, दोनों आपस में क्या करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो वह किसके अंतर्गत करेंगे, क्या विवाह मान्य होगा, हाँ होगा, किसके अंतर्गत, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत। ठीक है, अगला हम प्रश्न करते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ध्यान दीजिए हिंदू विवाह की बात की गई है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत वयस्कता, मतलब शादी के लिए, विवाह के लिए वयस्कता क्या होगी, एज क्या होनी चाहिए आपकी, तो लड़के की एज कितनी डिफाइन की गई है, 21 वर्ष। कितनी डिफाइन की गई है, 21 वर्ष, किसके, लड़के की बात की गई है, और 18 वर्ष किसकी बात की गई है, यह लड़की की बात की गई, लड़की विवाह के लिए 21 वर्ष लड़का का, 18 वर्ष लड़की की। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदुओं के लिए कौन सा विवाह अपराध है, एकल विवाह, बहुपत्नी विवाह, कि एक से अधिक पति का होना, या फिर पर पुरुष या पर स्त्री गमन। ध्यान दीजिएगा, हिंदुओं के लिए क्या है
कि विवाह बहुपत्नी विवाह क्या है, अपराध है। इसमें एक ही विवाह करने की छूट आपको दी गई है, एक से ज़्यादा नहीं। जबकि मुस्लिम लॉ में एक मुस्लिम पति को 4 पत्नी को रखने का अधिकार। इसलिए इसका आंसर जो सही होगा 41वें का, वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 बहुपत्नी विवाह। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी व्यक्ति का विधिक रूप में कितनी अवधि तक जीवित न रहने पर उसको मृत मान लिया जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति है, उसकी कोई खोज खबर नहीं है, तो कितने साल बाद मान लिया जाएगा विधिक रूप से कि वह जीवित नहीं है, तो वह कब तक, 7 वर्ष तक। यदि 7 वर्ष के भीतर वह मान नहीं, उसके बारे में कोई सूचना प्राप्त होती है, तो उसे क्या मान लिया जाएगा, मृत मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है। ध्यान दीजिए, जो ये शारदा एक्ट है यह किससे संबंधित है, बाल विवाह से। किससे, बाल विवाह। किससे मैं भैया, बाल विवाह। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इतने से तो लोग भाग जाएंगे, अब क्वेश्चन हुआ नहीं कि भगे, तो इससे भगना नहीं है, इससे जानना है। इसके बारे में कई बार पूछा है कि शारदा एक्ट लाया कौन, तो किसके परिणाम के फलस्वरूप यह शारदा एक्ट आया, किसने पेश किया। देखिए, शारदा एक्ट को कोई पूछ देता है कि शारदा एक्ट कब लागू किया गया या कब पारित हुआ, तो यह 28 सितंबर 1930 को क्या हुआ, 28 सितंबर 1929 को क्या हो गया था, पारित हो गया था। कौन, शारदा एक्ट। लेकिन ये तो क्या होगा, ये पारित हुआ, लेकिन लागू कब किया गया, तो यह लागू किया गया था 1 अप्रैल 1930 को शारदा एक्ट लागू हुआ। ये दोनों डेट याद रखिएगा, मैक्सिमम पूछ दिया जाता है कि शारदा एक्ट कब से लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 1930 से। शारदा एक्ट किससे संबंधित है, बाल विवाह से। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस शारदा एक्ट को पेश करने वाले कौन थे, तो उनका नाम था क्या, राय साहब हरविलास शारदा, ये नाम था उनका। इन्होंने ही शारदा एक्ट को पेश किया था गवर्नर जनरल की काउंसिल में। और अभी तक इस शारदा एक्ट में कुल 3 बार संशोधन किए जा चुके हैं। तो मैंने बोला था कि मैं कोई भी पॉइंट बताऊंगा तो उससे रिलेटेड हर एक पॉइंट बताऊंगा कि यदि उससे प्रश्न आएगा तो कोई भी टॉपिक आपका कन्फ्यूजन में नहीं जाएगा, सब प्रश्न आप कर ले जाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने पढ़ाई वाले ग्रुप हैं एलएलबी के आपके, सब में वीडियो डाल दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत की जा रही है आप लोगों को। तो चैनल को प्लीज़ गो कराइए, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा कि लड़की की सहमति देने के बावजूद इस कितने वर्ष से कम की आयु के लड़की के साथ यौन संबंध को बलात्कार कहा गया। मैंने पिछले ही वीडियो में एडल्ट्री और आपको रेप के बारे में पढ़ाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख लीजिए। तो उसमें बताया मैंने कि जब रेप के बारे में बता रहा था, मैंने बोला कि एक पति अपने पत्नी का भी रेप करता है यदि उस पत्नी की उम्र कितनी हो, 15 वर्ष हो। अर्थात 15 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ क्या करते हैं, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन जो दूसरा सही होगा 16 वर्ष। क्या होगा आंसर, 16 वर्ष। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सहमति की बात कही, यहाँ पर विवाह की बात नहीं कही है। क्वेश्चन यदि ध्यान से पढ़ेंगे कि लड़की द्वारा सहमति दिए जाने के बावजूद कितने वर्ष से कम आयु के लड़की के साथ यौन संबंध को बलात्कार कहा गया। देखिए, जब कंसेंट की बात, मैंने वहाँ पर क्लियर किया था, कंसेंट की बात हो तो 16 वर्ष से कम लड़की यदि आपको कंसेंट दे भी रही है तो वहाँ पर वह रेप माना जाएगा। लेकिन 16 वर्ष से अधिक है, वो आपको क्या कर रही है, कंसेंट दे रही है, तो वह रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन साथ ही मैंने यह भी बताया था कि यदि विवाह हो जाता है, आपका पति है, किसी का पति है, और उसमें जो पत्नी है उसकी उम्र, लड़की की उम्र 15 वर्ष से कम है, देन वहाँ पर वह पति उसका क्या करता है, उसके साथ रेप का अटेम्प्ट कर सकता है, वहाँ पर रेप वो माना जाएगा। तो इसीलिए यदि विवाह होता तब यहाँ पर 15 वर्ष होता, लेकिन यहाँ पर सहमति की बात की गई है, इसलिए आंसर क्या होगा, 16 वर्ष होगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक के लिए वह है कि प्रतिफल या फिर कंसिडरेशन से मतलब क्या है। यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो उसमें कई प्रोसेस चलता है कि प्रॉमिस होगा, एक्सेप्टेंस होगा, कंसिडरेशन होगा, उसमें प्रपोजल होगा, इन्विटेशन होगा, कई चीज़ें चलते रहते हैं। उसमें तो एक टर्म आता है कंसिडरेशन, लास्ट में जाके इन सभी चीज़ों के बाद ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। तो कंसिडरेशन होता क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे कि ए और बी किसी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो ए ने कहा कि मैं तुम्हें
2000 दूंगा और बी ने कहा कि मैं उसके बदले तुम्हें कार दूंगा। तो ये जो चीज़ें आपस में एक दूसरे को देने की बातें की जा रही हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी इसके बारे में कंसिडरेशन होता क्या है। तो यही चीज़ें जो तो एक के बदले दूसरे के बाद देने की जाए, यही कंसिडरेशन होता है। इसका सही उत्तर होगा कि वचनदाता की इच्छानुसार कोई कार्य करना अथवा न करना। अर्थात 2000 मैं तुमको दूंगा तो मैं तुम्हें ये दो, तो इसकी इच्छा ये है, उसकी इच्छा ये है कि तुम मुझे इतना दोगे, मैं तुम्हें इतना दूंगा। तो इसका ऑप्शन वही सही होगा, क्या, ऑप्शन नंबर 3। तो आज हम बढ़ते हैं और 46वां क्वेश्चन है कि डॉट दे के पूछा हुआ है कि का परमादेश किसी व्यक्ति को अन्यायपूर्ण निरोध से मुक्ति के लिए जारी किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ रीट की बात की गई है, किसकी, रीट की। और कौन सी रीट की संबंधित किससे पूछ रहा है, अन्यायपूर्ण निरोध, अन्यायपूर्ण निरोध। अब ध्यान दीजिए, अन्यायपूर्ण निरोध के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है, इसका कहने का तात्पर्य यह है। तो आपका जो उत्तर होगा वह होगा दूसरा, हबीस कार्पस। कौन सा, हबीस कार्पस। इसका दूसरा आंसर ऑप्शन जो है वह क्या होगा, सही होगा। तो टिक लगा लीजिए आप लोग, यदि आपके पास पेपर है तो उसको टिक लगा लीजिए या फिर याद कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए कि जो रीट होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं और इनको जारी करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है, पहला है किसके पास, उच्चतम न्यायालय के पास, और दूसरा है किसके पास, उच्च न्यायालय के पास। ठीक, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, और किसके पास, हाई कोर्ट के पास है। यही दोनों केवल क्या कर सकते हैं, रीट जारी कर सकते हैं। और आपसे जुड़ी इन्फॉर्मेशन दे दें कि उच्चतम न्यायालय जो रीट जारी करता है वह किसके अधीन करता है, अनुच्छेद 32 के अधीन। वहीं उच्च न्यायालय किसके अधीन करता है, अनुच्छेद या आर्टिकल 226 के रिगार्डिंग। अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है, कभी कभी पूछ देता है कि जो रीट निकालने की शक्ति यह सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्या वही शक्ति है, उतने ही बराबर की शक्ति उच्च न्यायालय के पास है या उससे विस्तृत है। तो ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय जो है केवल और केवल मूल अधिकारों के हनन के लिए इसकी जो एक सीमित दायरा है रीट निकालने की शक्ति का, किसका, सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा उच्च न्यायालय जो है, जो हाई कोर्ट है, इसकी जो रीट निकालने की शक्ति है वह क्या है, विस्तृत है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 5 प्रकार की रीट होती हैं, उनमें से जो हबीस कॉर्पस होता है वह अन्यायपूर्ण निरोध की बात करता है। मैं रीट पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप सभी वहाँ पर उसको देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न 47वां कि परमादेश किसी लोक अधिकारी को अन्यायपूर्ण धारणा का पद रिक्त कराने के लिए जारी करता है। मतलब वह कौन सा रीट है जो किसी व्यक्ति को, जो लोक पद पर वह आसीन है, वह किस अधिकार से आसीन है, और यदि वह गलत आसीन है तो उसको वह रिक्त कराएगा। तो इसके लिए कौन सी रीट जारी की जाती है, तो वह की जाती है कौन सी, उसको यदि हम हिंदी में बोलें तो उसको बोलेंगे क्या, अधिकार परीक्षा। मतलब होता है अधिकार परीक्षा कि आप किस अधिकार से इस पद पर आसीन है, और यदि उस पूछता है कोर्ट कि आपको क्या अधिकार प्राप्त है कि आप इस लोक पद पर मतलब कि बैठे हुए हैं, यदि आप उसका सही उत्तर नहीं दे पाएंगे तो कोर्ट आपको आदेश के द्वारा उस पद से हटा देगा। तो यही जो आदेश होता है वह रीट का वह क्या कहलाता है, अधिकार परीक्षा या फिर क्यू वारंटो कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विधि विषयक प्राचीन कृतियां। तो ध्यान दीजिए, विधि अर्थात कानून का या लॉ का सबसे प्राचीन स्रोत क्या है, यह इंपॉर्टेंट है, वह क्या है, स्मृतियां हैं। क्या हैं, स्मृतियां हैं। खासकर जैसे कि मनुस्मृति, क्या, मनुस्मृति, यह क्या है, प्राचीन विधि का एक स्रोत है, एग्जाम्पल है स्मृति का ये, क्या, कि मनुस्मृति। यदि कोई पूछ दे कि विधि विषयक प्राचीन स्रोत या फिर विधि विषयक प्राचीन कृतियां हैं कौन सी, तो वो क्या है, स्मृतियां हैं, स्मृति है। ठीक, अगला इसका तो ऑप्शन नंबर 48 का क्या सही होगा, 48 का 3 होगा ऑप्शन नंबर। अगला हमारा प्रश्न है 49वां आज का कि कैविएट क्या है। अब ध्यान दीजिए, मैक्सिमम जो अब अगले टर्म आएंगे वह थोड़े लीगल संबंधित हैं, और सभी लीगल टर्म्स हमने लीगल मैगजीन्स के वीडियो में, जो लगभग 7 या 8 वीडियोस होंगी, उनमें मैंने सभी की चर्चा कर चुके हैं। तो उनमें से हर एक चीज़ के बारे में आएगा। तो हमारा 49वां है कि कैविएट क्या है। तो मैंने बताया था वीडियो में कि कैविएट क्या है, एक प्रकार की एक चेतावनी है। क्या है, चेतावनी है। तो ऑप्शन क्या होगा, अ वार्निंग। तो ऑप्शन में मिलेगा आपको कि यह क्या है, अ वार्निंग या फिर एक चेतावनी है कैविएट। अब सबसे बड़ी बात
कि कभी कभी पूछ देता है कि इस कैविएट की अवधि कितनी होती है। तो इस कैविएट की अवधि कितने दिन होती है? 90 दिन की। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह भी प्रश्न इससे पूछा हुआ है। मैंने बोला पहले कि यदि कोई टॉपिक है, यदि उससे रिलेटेड कोई प्रश्न भी निकलता है तो मैं इस वीडियो में इस माध्यम से आपको हर एक पॉइंट क्लियर करूंगा। अगला हमारा प्रश्न है ये 49वां प्रश्न था। अगला 50वां है कि अल्ट्रा वायरस क्या? अल्ट्रा वायरस क्या है? अल्ट्रा वायरस मैंने बताया था कि दो प्रकार की वायरस, अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस। अब अल्ट्रा मतलब क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा तो शक्ति के क्या होगा? वो बाहर होगा। जो चीज़ें शक्ति से बाहर होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस। इंट्रा मतलब छोटा होगा, मुट्ठी में समा जाएगा, मतलब शक्ति के अंदर, शक्त्याधीन इसको भी बोल सकते हैं हम, या फिर शक्त्याधीन मतलब शक्ति के अंतर्गत जो आपकी करने योग्य है, शक्त्याधीन है, उसको इंट्रा वायरस। जो शक्ति के बाहर है, जो नहीं करने योग्य है, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रा वायरस। इसमें कौन सा सही होगा? अधिकार से परे हो। क्या हो? अधिकार से परे हो, अर्थात बियॉन्ड द अथॉरिटी। आपका 50वें का जो उत्तर सही होगा वह ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 सही होगा। तो अल्ट्रा वायरस का मतलब शक्ति से बाहर या फिर अधिकार से बाहर। अगला हमारा प्रश्न है कि दैवी प्रकोप है, अर्थात एक्ट ऑफ गॉड क्या है? एक प्रकार का यह क्या है? गुड डिफेंस है। यदि आप पढ़े होंगे जनरल डिफेंस में पढ़े होंगे तो उसमें जनरल डिफेंस में आपको एक्ट ऑफ गॉड की चर्चा की गई है। इसे एक अच्छा डिफेंस माना जा सकता है किसी कार्य से, किसी अपराध से बचने के लिए। मतलब एक्ट ऑफ गॉड क्या है? एक अच्छा डिफेंस है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो 51 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। मतलब एक्ट ऑफ गॉड क्या है? एक गुड डिफेंस है। अगला हमारा प्रश्न है कि कुछ सीधे से, 52वां प्रश्न है कि कुछ सीधे से लगने वाले शब्द जिनमें कुछ द्वैतीयक अथवा गुप्त अपमानजनक आशय निहित होते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो 52वां का आंसर कौन सा होगा? 3 सही होगा। कौन सा? 52 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर 3 होगा। इन्यूडो मतलब, अब इन्यूडो का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। देखिए इन्यूडो का मतलब तो कुछ ऐसे शब्द या ऐसे मीनिंगफुल वर्ड्स जिनके कुछ क्या हो कि अलग गुप्त एवं अपमानजनक चीज़ें हो, जो कि डिफेमेटरी फॉर्म में हो, जो क्या हो किसी का अपमान करें, किसी ख्याति में क्या करें, ठेस पहुंचाएं, वही इसको हम क्या बोलते हैं? इन्यूडो बोलते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 अन्य है। मैंने बोला था कि यदि क्वेश्चन से कोई अन्य क्वेश्चन बनेगा तो उसका भी उत्तर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो पहला ऑप्शन जो है रिस्पोंडेंट सुपीरियर, मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति के कार्य के लिए उसका जो सुपीरियर होता है वह क्या होता है? जिम्मेदार होता है। मतलब मान लीजिए किसी फर्म में, किसी कंपनी में कोई नौकरी कर रहा है, तो यदि उस नौकरी के दौरान कोई घाटा होता है, कोई ऐसा ऑफेंस होता है, तो उसके लिए लायबल कौन होगा? उसका प्रिंसिपल, उसका बॉस होगा। तो ये क्या है? रिस्पोंडेंट सुपीरियर है, इसका मतलब ये होता है। दूसरा विश मेजर, अभी मैंने बात की किसकी? एक्ट ऑफ गॉड की। तो एक्ट ऑफ गॉड जो चीज़ें होती हैं, जो ईश्वरीकृत चीज़ें होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? विश मेजर बोलते हैं। अगला हमारा लास्ट है इन्यूडो, मैंने बात चर्चा कर ही ली। और चौथा हमारा इसमें एक्टस रियस। एक्टस रियस मतलब होता है कि कोई एक्शन, कोई कार्य, एक कार्य या एक्शन जो अपराध के लिए किया गया हो, वह क्या कहलाता है? एक्टस रियस कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि विधिक शासन से क्या आशय है? रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 53 है। रूल ऑफ लॉ का मतलब पूछा है। ध्यान दीजिए, रूल ऑफ लॉ से संबंधित है कि यहाँ पर रूल किसका होगा? रूल यहाँ पर किसका होगा? लॉ का होगा, अर्थात वहाँ पर प्रभुत्व किसका होगा? विधि का होगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? 4, अर्थात विधि की अधीनता, पुलिस का कानून, फौजी कानून या फिर कानून का प्रभुत्व। तो ऑप्शन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है क्या? कानून का महत्व या फिर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। अगला हमारा प्रश्न है आज का 54 नंबर कि एक सामान्य पूर्वज किंतु 2 भिन्न पत्नियों से उपजे संतान को एक सामान्य पूर्वज किंतु 2 पत्नियों से जन्मे 2 व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए, सिंपल सा इसका मतलब है, इसको कोई समझाने की जरूरत नहीं है। इसका क्या होगा आंसर? सौतेला कहते हैं। क्या कहते हैं? सौतेला।
कौन सा ऑप्शन नंबर है? ये ऑप्शन नंबर 2। तो 54 क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 55 हमारा क्वेश्चन नंबर है, यह इंपॉर्टेंट है, लीगल का प्रश्न है कि चार्ज शीट जो होती है वह किस में दाखिल की जाती है? क्रिमिनल ऑफेंस में, सिविल ऑफेंस में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल केस में, या फिर प्रॉपर्टी केस में। ध्यान दीजिए, जब भी आप कोई पिक्चर देखते होंगे तो उसमें जब कोई मारपीट करके जाता है तो बोलता है, जो विलन होता है या जो पुलिस वाला जो विलन के रोल में होता है वो बोलता है मैं तुम्हारे पास ऐसा चार्ज शीट लगाऊंगा कि तुम कभी बाहर आओगे नहीं। तो क्या करके गया होता है? मारपीट। मारपीट क्या है? क्राइम है। तो क्रिमिनल केसेस में क्या लगता है? वो क्या लगता है? चार्ज शीट लगता है। तो ध्यान रखिएगा, क्रिमिनल केस इसका, क्रिमिनल केस इसका उत्तर होगा। क्रिमिनल केस में क्या लगता है? चार्ज शीट दाखिल होती है। चार्ज शीट का मतलब क्या होता है? जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जिस सेक्शन जिस धारा के अंतर्गत लगाए गए हैं, वही क्या कहलाती है? चार्ज शीट कहलाती है। तो इसका उत्तर क्या सही होगा? इसका उत्तर होगा क्या? ऑप्शन नंबर 3, अर्थात फौजदारी मामले या फिर क्या? क्रिमिनल केस। तो 55 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 होगा। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 56 की, कि सम्मन शब्द किससे संबंधित है? जो सम्मन शब्द है वह किससे संबंधित है? वह सिविल मामलों से। तो अब 56 का क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर 1 कि सम्मन शब्द किससे संबंधित है? तो सम्मन शब्द संबंधित है किससे? सिविल मामलों से। किससे है? सिविल मामलों से संबंधित है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है आज का कि 57वां, कि अवयस्क द्वारा किया गया करार, अवयस्क द्वारा किया गया करार। क्वेश्चन नंबर क्या है? 57 है। ध्यान दीजिए कि अब आपको यदि कॉन्ट्रैक्ट पढ़े होंगे तो उसमें बात की गई है कि किसी माइनर या फिर अवयस्क द्वारा किया गया कोई भी करार क्या होता है? शून्य होता है। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए और लिख लीजिए कि यह प्रश्न पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, एज इट इज पूछ लिया जाता है कि अवयस्क द्वारा किया गया करार होता है शून्य, शून्यकरण या फिर अवैध। तो आपका उत्तर क्या होगा? रट लीजिए इसको कि अवयस्क यदि है, माइनर है और वह कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होता है तो वह जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वह क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? वायर्ड होगा। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका 57 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? 3 सही होगा। लगा लीजिएगा टिक कि अवयस्क द्वारा किया गया करार क्या होता है? शून्य होता है। अब हम क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते हैं कि 58। अब ध्यान दीजिए, यदि पूछा है कि कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज मस्ट बी, मतलब संवैधानिक पक्षकारों के लिए क्या अनिवार्य है? तो ऑप्शन है स्नातक होना, संपत्ति का स्वामी होना, मैट्रिक परीक्षा का उत्तीर्ण होना, या फिर संतुलित मस्तिष्क का होना। तो ध्यान दीजिए, यदि आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि यदि आप कॉन्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों के बीच मानसिक संतुलन हो, मतलब कि उस कार्य को करने के लिए एक सही नीयत हो। पता चले इसके मन में फ्रॉड है, उसके मन में फ्रॉड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अर्थात दोनों के बीच एक संतुलित मस्तिष्क का होना आवश्यक है। जरूरी नहीं कि आप स्नातक हो, आप मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण हो, या फिर आपको संपत्ति पर आपका स्वामित्व हो, लेकिन आपका संतुलित होना मस्तिष्क का आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर उत्तर जो सही होगा 58 का, वह क्या होगा? 58 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही होगा। क्या? कि संतुलित मस्तिष्क का होना या फिर हैव साउंड माइंड। आपको ज्ञात हो कि आप कॉन्ट्रैक्ट में घुस रहे हैं, पता चले आप अनसाउंड पर्सन है, पागल हैं, आपको पता ही नहीं, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, तो वह मायने नहीं रखता। जैसे कि मैंने बताया ना कि माइनर के द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शून्य होता है, ठीक उसी प्रकार अनसाउंड माइंड या फिर जो पागल व्यक्ति होता है उसके द्वारा किया गया भी क्या होता है? वो वायर्ड होता है। तो 2 चीज़ें थी। अब अगला हमारा प्रश्न है 59 कि 2 पक्षकारों द्वारा किसी विवाद के समाधान के लिए नियुक्त व्यक्ति को क्या कहते हैं? ये मैंने क्वेश्चन लीगल और मैगजीन्स के माध्यम से भी आपको बताया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 59 है। पूछा क्या है कि मान लीजिए 2 लोगों के बीच में विवाद हो गया और उनको सुलझाने के लिए जिस व्यक्ति की मध्यस्थता होती है, जो व्यक्ति उसको सुलझाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्या? मध्यस्थ। क्या बोलते हैं? मध्यस्थ। या फिर मैंने इंग्लिश में इसकी चर्चा की थी आप लोगों के साथ, उसको क्या बोला था मैंने? आर्बिट्रेटर। क्या? आर्बिट्रेटर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? मध्यस्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यस्थ। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। जो दोनों के बीचों के झगड़ों को सुलझाता है, जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है झगड़े को सुलझाने के लिए, उसको मध्यस्थ बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेटर बोलते हैं। आज का हमारा 60वां जो क्वेश्चन है कि भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? जो भारत का वित्त आयोग है, क्या किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? वित्त आयोग की। किसकी? वित्त आयोग की। तो वित्त आयोग जो है उसका प्राथमिक कार्य क्या है? कि राजस्व का
बंटवारा, किसका, राजस्व का बंटवारा। अब राजस्व का बंटवारा किसमें किसमें होगा, दो ही तो हैं, सेंट्रल और क्या है, स्टेट है। तो सेंट्रल और स्टेट में ही राजस्व का बंटवारा क्या कहलाता है, इसका वित्त आयोग का प्रथम कार्य है। अब वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि वित्त आयोग जो है क्या यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय से मतलब है कि क्या इसकी संविधान में चर्चा की गई है। जी हाँ, बिल्कुल की गई है। तो कहाँ की गई है, पहला पॉइंट कि यह क्या है, संवैधानिक निकाय है। क्या है गुरु, संवैधानिक निकाय। ये बात ध्यान रखिएगा, जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने हर एक पॉइंट को नोट करके खास आपके लिए पूरी संकलन तैयार की। यदि आप इन चीज़ों को देख लेते हैं पूरा डिटेल में, तो मेरी गारंटी है आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो पहली चीज़ वित्त आयोग से कि वह क्या है, एक संवैधानिक निकाय। और दूसरी चीज़ पूछ ली जाएगी कि वित्त आयोग का वर्णन कहाँ पर अनुच्छेद है, तो वह अनुच्छेद जो 280 है हमारे संविधान का, वह हमें हमारे वित्त आयोग के बारे में बताता है। और तीसरी चीज़ जो आपसे पूछी जाएगी कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, या फिर वर्तमान में कौन सी वित्त आयोग चल रही है। तो वर्तमान में जो कौन सी है, 15वीं है। कौन सी है, 15वीं है। और 15वीं के पूछ देगा कि अध्यक्ष कौन है, तो वह कौन है, NK सिंह। अच्छा, मान लो 15वीं नहीं पूछ दे, 14वीं पूछ दे, तो 14वीं कौन थे, YV रेड्डी। 14वीं का नहीं पूछ दे तो कहाँ तक पूछ सकता है आपसे, 13वीं तक। 13वीं कौन है, विजय केलकर। अब लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि आपसे ये वाला पूछा जाए, 15वां कौन सा, NK सिंह। अच्छा, इतना ना पूछ दे, कभी कभी पूछता है पहला, मतलब कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वह कौन थे, KC नियोगी। कौन थे बेटा, KC नियोगी। तो हमने इतने चीज़ों को जान लिया। वित्त आयोग से क्वेश्चन एक आया था, हमने लगभग 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए वित्त आयोग से। अगला हमारा प्रश्न है आज का क्या, कि ऑस्टिन के अनुसार विधि प्रधान शासक का आदेश है, आदेश में निहित है कर्तव्य एवं मंजूरी, आदेश का सातत्व क्या है। मुझे बस इसका आंसर पता है, इसका डिटेल में वास्तव में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आंसर जो है अकॉर्डिंग टू आपकी क्या करते हैं, आंसर की वो ऑप्शन नंबर 4 है कि अवज्ञाकारिता के लिए दंडित करने की शक्ति एवं उद्देश्य। ठीक, इसका ये होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं, इसमें इसके हम डिटेल में चर्चा नहीं कर सकता। तो आपका 61 जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 61, उसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, आप टिक लगा लीजिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 62वां, वह है कि द्विविवाह अर्थात बाइगेमी का मतलब क्या होता है। देखिए, बाइगेमी का मतलब होता है कि सिंपल सी बात कि आप मैरिज बाई वेन सेकेंड मैरिज। देखिए, द्विविवाह का मतलब होता है कि एक पहली विवाह का होते हुए दूसरी विवाह में इंटर करना। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि एक दूसरी पत्नी का होना, एक दूसरे पति का होना, दूसरी विवाह कायम रहते हुए। अब ध्यान दीजिए, पहला विवाह कायम रहते हुए, देखिए दूसरी विवाह कायम रहते हुए किसी से विवाह करना, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें मैक्सिमम लोग टिक क्या लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे। और टिक को क्या लगाएंगे कि दूसरी विवाह कायम रहते, पहले विवाह के कायम रहते हुए यदि वो दूसरा विवाह करता है तब वह बाइगेमी होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या है, दूसरा विवाह, मैरिज बाई वन द सेकेंड मैरिज इज स्टिल फोर, मतलब कि सेकेंड पहले से पहला कर रहा है, ये नहीं होगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला होगा कि एक दूसरी पत्नी का होना, मतलब पहली से उसकी एक पत्नी है, वो उसके बाद भी अगला विवाह कर रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, बाइगेमी कहलाएगा। बाइगेमी का मतलब होता है कि मैरिज वाइल बिकमिंग अ फर्स्ट मैरिज इज स्टिल अलाइव, मतलब यही होता है। अगला तो आपका 62 का ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए। अगला तो 63 प्रश्न है, वह कि संसदीय व्यवस्था, भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वह किस देश के समान है। भारत की जो संसदीय व्यवस्था है यह किस देश के समान है, तो यह किसके, कनाडा की, जर्मनी की, ब्रिटेन की, फ्रांस। तो इसका सही एकदम आसान सा उत्तर है, सबको याद होगा, तो इसमें कोई डिटेल में चर्चा करने की चीज़ें नहीं बनती। तो क्या होगा, ब्रिटेन होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सामाजिक एक के बद्धता किसके लिए आवश्यक है।
तो सामाजिक एक वैधता आवश्यक इसके लिए सोशल लाइफ या फिर सामाजिक जीवन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 अर्थात सामाजिक एक वैधता किसके लिए आवश्यक है? सोशल सॉलिडिटी किसके लिए नेसेसरी है? या सोशल लाइफ के लिए नेसेसरी है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 65वां, वह किसके लिए? कि संविधान के अनुसार भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। अब पूछा है कि इस पंथ निरपेक्ष का मतलब पूछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे किसका मतलब पूछा है? पंथ निरपेक्ष का। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। क्या? कि राज्य का कोई भी धर्म, निरपेक्ष का मतलब नहीं होना। तो पंथ मतलब किसी भी पंथ को राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। तो यही आपका उत्तर सही होगा। कोई धर्म नहीं होगा मतलब वो क्या करेगा? तो सभी धर्मों को समान आदर देगा। तो ऑप्शन क्या है? कि राज्य धार्मिक पूजा पर प्रतिबंध, गलत है। राज्य को अपने धर्म पर नागरिकों का निजी विषय मानता है तथा धर्म के आधार पर कोई प्रतिभेद नहीं करेगा, ये भी नहीं हो सकता। राज्य धर्म को प्रोत्साहित करता है, गलत बात। तो कोई भी धर्म राज्य का नहीं होगा, सही बात। अर्थात धर्म पंथ निरपेक्ष मतलब कोई भी धर्म राज्य का नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो जो पेपर है BHULLB का 2008 का है और सेट नंबर क्या है? सेट नंबर 1 है। तो आप इनके पास पेपर तो पेपर ले लीजिए, साथ ही टिक लगाते चलिए और हर चीज़ों को नोट करते चलिए। पहला हमारा है कि तस्लीमा नसरीन कौन है? कौन? कि तस्लीमा नसरीन। तो तस्लीमा नसरीन कौन है? यह एक बांग्लादेशी लेखक हैं। क्या है? तस्लीमा नसरीन बांग्लादेशी क्या है? लेखक हैं। तो इनका जो सही उत्तर होगा 66 का वह कौन सा होगा? 66 का ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 पर सही टिक लगा लीजिए कि तस्लीमा नसरीन वहाँ की एक फेमस लेखक हैं। कहाँ की? बांग्लादेश की। अगला हमारा प्रश्न है कि किसने कहा, कथन पूछा गया कि संपूर्ण जगत तर्क द्वारा प्रशासित होता है। कौन सा नंबर है? 67। संपूर्ण जगत तर्क द्वारा प्रशासित होता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है किसका? स्टोइक का। किसका है? स्टोइक। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका 67 का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 टिक लगा लीजिएगा कि तर्क द्वारा संपूर्ण जगत क्या होता है? प्रशासित होता है। तो उसका आंसर सही क्या होगा? स्टोइक। अगला हमारा प्रश्न है 68वां कि सिविल जस जेंटियम और जस नेचुरल, यह चीज़ें पूछी गई हैं कि यह कहाँ पाई जाती हैं। तो यह जो देखिए पहली बात, यह जो कोटेशन है जस सिविल जस जेंटियम और जस नेचुरल, यह क्या है? कि यह एक क्या है? एक मिनट रुकिए। हाँ, यह एक फंडामेंटल राइट्स है या फिर एक ऐसा चीज़ है कि वह बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। यह एक टर्म है जस सिविल जस नेचर और जस जेंटियम। यह एक रोमन जो लॉ है। कौन है? रोमन लॉ। या वहाँ पर यह क्या है? डिस्क्राइब है। रोमन लॉ में जस सिविल जस नेचर और जस जेंटियम को डिस्क्राइब किया गया, जहाँ पर जस सिविल का मतलब होता है किससे? सिविल लॉ से। जस जेंटियम का मतलब होता है किससे? लॉ ऑफ नेशन से। और जस नेचुरल का मतलब होता है नेचुरल लॉ से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर होगा 68 का ऑप्शन नंबर 1। अगला हमारा प्रश्न है 69, वो उसका क्वेश्चन है कि सिविल विधियों में प्राचीन हिंदू न्यायवादियों ने कितने शीर्षक निर्धारित किए हैं। तो सिविल मामलों में हाउ मेनी टाइटल्स वर लेड डाउन बाय द एंशिएंट हिंदू ज्यूरिस्ट फॉर सिविल लॉ। तो सिविल लॉ के लिए कितने निर्धारित किए गए? 18। तो अब इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अर्थात 69 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है कि राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक है, यह किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर क्या है? 70 है। ध्यान दीजिए कि जो राज्य है राज्य से संबंधित कोटेशन अधिकतर किसने कही है? अरस्तु ने कही है। तो मैक्सिमम यदि आपको टिक भी लगाना हो, कभी कभी लगे कि नहीं आपको हम तुक्का मारेंगे, तो राज्य से संबंधित जो तुक्का मारिएगा वह किस पे मारना चाहिए? आपको अरस्तु पे मारना चाहिए। तो राज्य से संबंधित इसका ऑप्शन सही होगा अरस्तु, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? 1 है। 70 का ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि किस देश में संप्रभुता की अवधारणा नहीं है? तो किस देश में संप्रभुता की अवधारणा नहीं है? क्या भारत में संप्रभुता की अवधारणा है? नहीं। क्या है? नहीं है। तो इसका आंसर सही क्या होगा? भारत। क्या होगा? भारत। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72 कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के अधीन सबसे छोटी न्यायपीठ होती है। 2 न्यायाधीशों की न्यायपीठ को क्या कहा जाता है? सबसे छोटी न्यायपीठ, समन्वित न्यायपीठ, खंडपीठ और
पूर्ण न्यायपीठ। तो इसका सही उत्तर होगा 72 का क्या, ऑप्शन नंबर 2 अर्थात खंडपीठ कहा जाता है। तो उच्च न्यायालय की जो सबसे छोटी खंड जो पीठ होती है न्यायाधीशों की, उसको हम क्या बोलते हैं, खंडपीठ के नाम से जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 का कि विधान का अस्तित्व अधिकार मतलब द एग्जिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ लेजिस्लेशन इज क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, डी ज्यूरे। ऑप्शन नंबर 3 क्या सही होगा, डी ज्यूरे। क्या सही होगा बेटा कि डी ज्यूरे, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ए को अधिकार है कि उसे कोई अपमानित न करे। यह कौन सा अधिकार है, यह है पूर्ववर्ती या एंटीडिसेंट अधिकार। क्या है यह, पूर्ववर्ती अधिकार है। कौन सा है, पूर्ववर्ती अधिकार है, यह उसे प्राप्त है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वह क्या है, 75 का मतलब पूछा गया है कि राइट इन रेप्रोप्रिया से क्या आशय है। यह एक टर्म है कि राइट इन रेप्रोप्रिया, तो इसका मतलब होता है क्या, निजी वस्तुओं पर अधिकार। तो 75 का ऑप्शन नंबर जो 3 है वह सही होगा। राइट ऑफ रेट्रोप्रिया, राइट ऑफ रेट्रोप्रिया का मतलब क्या होता है कि निजी वस्तुओं पर अधिकार। क्या होगा, निजी वस्तुओं पर अधिकार। यदि आपको लग रहा होगा कि सभी चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं तो आप वीडियो को पॉज करके, आपके पास यदि प्रश्न पत्र नहीं है तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन और आंसर आप लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 76, सैविनी, ये 3 क्या हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं। कौन कौन, सैविनी, सामंड और तथा डायसी, ये 3 प्रमुख व्यक्ति हैं। पूछा क्या गया है इनसे संबंधित कि यह किस सिद्धांत के या किस सिद्धांत के या प्रवर्तक हैं या समर्थक हैं। तो यह किस सिद्धांत के हैं, कल्पना सिद्धांत। ऑप्शन नंबर जो 4 है 76 का वह क्या है, सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्या, कल्पना सिद्धांत या फिक्शन थ्योरी। इन्होंने क्या, किसका समर्थन किया था, फिक्शन थ्योरी। यदि पूछ दिया जाए फिक्शन थ्योरी किससे संबंधित है तो सैविनी, सामंड और डायसी इसके मुख्य समर्थक थे। अगला हमारा प्रश्न 77वां कि स्वाधीनता के संदर्भ में उद्देशिका के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। तो विचार का किया गया है, आस्था किया गया है, अभिव्यक्ति किया गया है, लेकिन रीति की बात वहाँ पर, प्रैक्टिस की बात नहीं की गई है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो, क्या कि ऑप्शन नंबर 1, 77 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही होगा। अर्थात हमारे उद्देशिका में किसका, प्रियम्बल में किसका नहीं है, यूज नहीं है, ऑफ प्रैक्टिस या फिर रीति का यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 जो हमारा है वह कि कॉर्पस का मतलब क्या होता है। कॉर्पस का जो मतलब होता है वह मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वह इसका सही होगा। क्या मतलब होता है कि वस्तु का स्वतः नियंत्रण। क्या कि फिजिकल कंट्रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर वस्तु का स्वतः नियंत्रण। ध्यान दीजिए, जितने भी ये इंपॉर्टेंट टर्म आ रहे हैं उनको लिखते जाइएगा। कॉर्पस का मतलब क्या होता है, वस्तु का स्वतः नियंत्रण। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 79 वह है कि विधि के 9 बिंदु किसे कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है कि विधि के 9 बिंदु किसे कहते हैं। तो विधि के 9 बिंदु बोलते हैं किसको, कब्जा या फिर पॉजेशन को बोलते हैं। जो कब्जा या पॉजेशन होता है उसी को लीगल टर्म में विधि के 9 बिंदु या फिर 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ के नाम से भी हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन सा, 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ किसको बोलते हैं, कब्जा को या फिर पॉजेशन को। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वह है 80 क्वेश्चन नंबर कि उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कौन सा सिद्धांत, उपयोगितावादी। कौन सा बेटा, उपयोगितावादी। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इसको दिया था किसने, J.S. मिल ने दिया था। किसने दिया था, J.S. मिल ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 अर्थात उपयोगितावादी सिद्धांत को किसने दिया, J.S. मिल ने दिया। तो हमारा प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेज सरकार ने कब भारत पर संप्रभुता का अधिकार ग्रहण किया। तो ध्यान दीजिए, जब 1857 की क्रांति हुई तो स्थिति बिगड़ गई। तब से कंपनी का शासन हटाकर सीधा ब्रिटिश सरकार का शासन भारत में नियंत्रण स्थापित हो गया। तो इसका मतलब कब हुआ, 1857 के बाद, मतलब कब, 1858 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और उत्तर क्या होगा, 1858। अगला हमारा क्वेश्चन है 82 कि संविधान क्या है।
संविधान का इसका जो आंसर सही होगा 82वें का, वह आंसर नंबर क्या होगा 4 सही होगा। मतलब आंसर नंबर डी वह कौन सा सही है कि राज्य की शक्तियों तथा उसके नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या करने वाला मुख्य संरचना। ध्यान दीजिए, जो हमारा संविधान है वह राज्य की शक्तियों के बारे में बताता है, साथ ही व्यक्तियों के नागरिकों के मूल अधिकारों की चर्चा करता है। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। वह कहता है कि भारतीय संविधान की घोषणा कब की गई। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 83। तो भारतीय संविधान की घोषणा की गई थी कब? 26 जनवरी 1950 को। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ए सही होगा। कब? 26 जनवरी 1950 को, यह सही होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, वह है कि निम्नलिखित में से गणतंत्र का एक आवश्यक सिद्धांत नहीं है। तो गणतंत्र का आवश्यक सिद्धांत क्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 84 है, वह क्या कि कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका का क्या है कि पृथक्करण। इसका सही आंसर क्या होगा? कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 85 है उसका प्रश्न है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का विशिष्ट अधिकार, संसद को संविधान में संशोधन करने का विशिष्ट अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त है? तो वह कौन संविधान संशोधन द्वारा है? वह है कौन से? 24वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर सी 24वां संविधान संशोधन। बाकी जो 42वां है जानते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और 52वां में क्या है आपको पता है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला हमारा प्रश्न है 86वां कि मूलभूत अधिकार क्या है? कि मूलभूत अधिकार, ये जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है? 86 है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो ऑप्शन नंबर 1 है वह क्या है? सही है। क्या है कि सामाजिक जीवन की वे बुनियादी ज़रूरतें जिसके बिना एक नागरिक बेहतरीन जीवन जीने से जीवन यापन नहीं कर सकता। सही बात है। यदि नागरिक के जीवन अधिकारों को छीन लिया जाए तो उसके सामाजिक जो स्थिति होती है, जो जीवन यापन करने का तरीका होता है, वह क्या हो जाएगा? निषिद्ध हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। तो मौलिक अधिकार हमारे जीवन के यापन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वही चीज़ है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मूलभूत अधिकार बाध्यमूलक हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? वह क्वेश्चन नंबर 87। तो मूलभूत अधिकार बाध्यमूलक है किसके लिए? राज्य के लिए। किसके लिए? राज्य या फिर स्थानीय निकाय की जो सरकारें हैं उनके लिए यह क्या है? अब ध्यान दीजिए, आपको मूल अधिकार किसके विरुद्ध मिले? किसी नागरिक के विरुद्ध नहीं, किसके विरुद्ध? राज्य सरकार के पास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य, सभी स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्र सरकारों के लिए। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? 4। किसका? राज्य, प्रांत या फिर स्थानीय केंद्र सरकारों के लिए मिली है। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। वह क्या कहता है कि मूलभूत कर्तव्यों को शामिल किया गया है। वह जो 88 क्वेश्चन है कि मूलभूत कर्तव्यों को हमारे संविधान में कहाँ शामिल किया गया? तो मूलभूत कर्तव्यों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? भाग 4 क में, साथ ही हमारे अनुच्छेद के 51 क में। कहाँ पर? भाग 4A और 51 क में। और इसका उत्तर जो ऑप्शन नंबर सही होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। और कब संविधान संशोधन में इसे सम्मिलित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में। किसकी समिति के अनुशंसा पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। अगला हमारा प्रश्न है कि संविधान दिशा निर्देश करता है। 89 क्वेश्चन है कि संविधान दिशा निर्देश करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है कि मूलभूत अधिकार के रूप में अस्पृश्यता निवारण का। मतलब मूलभूत अधिकार में हमें बताया गया है किसमें कि अस्पृश्यता निषेध है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में है। अगला हमारा प्रश्न है 90 कौन सा सही होगा? तो 90 में होगा कि सामाजिक विभेद में कौन सा मूलभूत अधिकार संबंधित है? सामाजिक विभेद में कौन सा मूल अधिकार संबंधित है? वह समानता का अधिकार है। किसमें है? समानता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर 90 का कौन सा सही होगा? समानता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर 1। तो अनुच्छेद 90 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है 91वां कि कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? तो 91वां अनुच्छेद है। देखिए, कारखानों में बच्चों से काम कराने के निषिद्ध मामले में वह किस अनुच्छेद में है? वह किस में? अनुच्छेद 24 में। वहीं अनुच्छेद 33 किस में बताता है? बालात श्रम
के या दुर्व्यापार पर रोक की बात करता है। वही अनुच्छेद 24 क्या बताता है कि कारखानों में बच्चों की क्या है, मनाही की गई है कार्य करने की। अगला हमारा प्रश्न है अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 92, वह क्या है कि किसी भी राज्य द्वारा संचालित अथवा राज्य की सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी नागरिक के प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है? जैसा कि सभी जानते हैं, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में वर्णित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93 कि किसी गैर नागरिक को भी उपलब्ध अधिकार है, तो वह कौन सा है? अनुच्छेद 32। इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से अनुच्छेद 32 का, जो कि क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? हृदय आत्मा कहा था। किसका? संविधान का। यह इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? 93 का ऑप्शन नंबर 4। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है क्या कि मूलभूत अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार हटाया गया था, वह किसके शासनकाल में हटाया गया था? प्रधानमंत्री की बात कह रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा 94 का क्या? दूसरा। क्या सही होगा? दूसरा। तो वह कौन थे? तो वह थे कौन? मोरारजी देसाई। अब पूछ देगा ठीक है कैसे हम सब पकड़े इसको, तो यह कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था क्या संपत्ति का अधिकार। तो वह कब हुआ? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। 1978 में किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। अगला हमारा प्रश्न है क्या कि 95 की न्यायालय की अवमानना किस पर प्रतिबंध लगाती है? तो न्यायालय के यदि हम अवमानना करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं आप, तो वह किस पर लगाएगी? राइट टू फ्रीडम पर आपको रोक लगाती है। किस पे? राइट टू फ्रीडम या फिर स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो ऑप्शन सही होगा इस प्रकार, वह कौन सा होगा? तीसरा। अगला प्रश्न है 96 कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह किस उद्देश्य को स्थापित करते हैं? तो जो क्वेश्चन नंबर 96 है इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा क्या कि ऑप्शन नंबर 2, कल्याण राज्य की। किसकी? कल्याण राज्य की स्थापना या उद्देश्य की बात करते हैं कौन? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा 96 का ऑप्शन नंबर 2। 97 जो क्वेश्चन है उस प्रश्न है 97 की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी आर डायरेक्टली कंसर्न्ड विथ, किसके साथ संबंधित हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल? वह किसके साथ हैं? आपके मूल अधिकारों के साथ। किसके साथ हैं? मूल अधिकारों के साथ। 97 का जो क्वेश्चन नंबर होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद जो प्रश्न है वो है, मेरे पास प्रश्न संख्या नहीं है, लेकिन निम्नलिखित में से किसके लिखित अनुमति के बगैर 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती? लेकिन इसका मैं सही उत्तर बता दूं कि जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री प्लस साथ में यदि क्या करे, मंत्रिमंडल का लिखित क्या होगा कंसेंट, तभी आप राष्ट्रपति क्या करेगा? 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। तो ध्यान दीजिए किस अनुच्छेद के तहत? 352 के तहत। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। अगला प्रश्न है, उसका प्रश्न नंबर क्या है? 101 है। तो 101 प्रश्न का है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाता है? जैसा पता है कि अनुच्छेद 356 के तहत। तो अनुच्छेद 356 कौन सा ऑप्शन में है? अनुच्छेद और ऑप्शन नंबर 2 सही है। जैसा कि आपको पता है आपातकाल की चर्चा की गई हमारे संविधान में 3 अनुच्छेदों में, 352, 356 और 360। 352 में क्या कहा गया है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या कहा गया है? वित्तीय आपातकाल। अगला हमारा प्रश्न है 102, वह क्या है? वह है कि भारत के संविधान की उद्देशिका का क्या उद्देश्य है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय की बात की गई है। इस ऑप्शन के अनुसार बात मैं कर रहा हूँ। 3 प्रकार की न्याय, राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक न्याय की बात हमारा उद्देशिका या फिर प्रियम्बल करता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 एक क्वेश्चन नंबर 102 का सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 103 कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो सिद्धांत है वह किससे प्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या है? जुड़ा हुआ है? वह मूल अधिकारों से है। अगला हमारा प्रश्न है 90
7 तक किया था मैंने, बीच में कुछ प्रश्न छूटे थे तो 98 का लिख लीजिए कि 98 का प्रश्न है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जाता है। जैसा कि पता है कि राष्ट्रपति को यदि हमको हटाना हो तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं या फिर इम्पीचमेंट कहते हैं। तो इसके हिसाब से 98 क्वेश्चन का जो सही होगा उत्तर वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। और महाभियोग की प्रक्रिया हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61 में है। और 99वां जो हमारा जो क्वेश्चन है वह है क्या कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाएगा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन, राष्ट्रपति पद की शपथ किसको, राष्ट्रपति को दिलाता है, CJI। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 99 का कौन सा होगा, 3 सही होगा। और 100वां है कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपको भी पता है कि मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसलिए आपका इसका आंसर सही होगा 100वां का कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। वो क्या है कि संपत्ति का अधिकार, सॉरी 100वां नहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर मेरे में नहीं लिखा है, लेकिन प्रश्न है कि संपत्ति निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको पता है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। क्यों, क्योंकि इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1978 में हटा दिया गया था। अब हम बात करें 103 102 तक हो गया था, 103वां मेरे में नहीं है प्रश्न, 104, हाँ 103, ये जो प्रश्न था संपत्ति का अधिकार वाला, यह क्वेश्चन नंबर 103 था। अब हम बात करें 104वें की, तो वह है कौन कि राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है, बाध्य नहीं है, उसकी उपेक्षा कर सकता है या उसके विरुद्ध कार्य कर सकता है। जैसा कि पता है कि मंत्री पहले था कि मानने के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद यह बाध्य मानने के लिए बाध्य है। अर्थात इसका नंबर जो सही ऑप्शन होगा कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है, इसलिए आंसर जो उसका होगा 2 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है 105, वह कौन सा है कि भारत को संसदीय गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसका ऑप्शन जो नंबर 105 का होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का, उसका ऑप्शन सही होगा 3, क्योंकि जो हमारी कार्यकारिणी है वह किसके प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति उत्तरदायी है। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106, वह क्या है कि किसी संसद को सदस्य को अयोग्य साबित घोषित करने के लिए अंतिम निर्णय कौन लेता है, अंतिम निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष। कोई संसद सदस्य क्या है, अयोग्य है, उसको कौन, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन डिसाइड करता है, लोकसभा अध्यक्ष। कोई संसद सदस्य क्या है, अयोग्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय होगा तथा अवमानना के लिए दंड देगा, यह हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर 107 का सही होगा। अब वह किस अनुच्छेद में है, 129 और 129 किस ऑप्शन में है, 2 में। 108वां हमारा प्रश्न है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या आशय, आशय है क्या कि न्यायाधीशों का संगठन जिनका कार्यकाल सुनिश्चित है, जिन्हें एक विशेष पद्धति के अतिरिक्त पद से नहीं हटाया जा सकता। अर्थात 108वां का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वह कौन सा होगा, 4 सही होगा। 109 जो क्वेश्चन नंबर है वह है क्या कि प्रत्येक राज्यपाल को अपने कार्यकाल में प्रवेश करने से पूर्व उसकी पद की शपथ कौन दिलाता है, तो उस संबंधित राज्य में जिस राज्य का वह राज्यपाल है, वहाँ के हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह उसको क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। इसलिए 109वां का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है 110 क्वेश्चन जो नंबर है कि यदि राज्यपाल अपने कार्यकाल के पहले ही अपने पद को छोड़ना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किससे देगा, वह किसे सौंपना चाहेगा, तो उसका ऑप्शन नंबर 110 का सही होगा क्या, वह राष्ट्रपति को चाहेगा, और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। और 111वां प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना हस्तलिखित, किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना हस्तलिखित न्याय त्याग पत्र देकर किसे मतलब कार्यकाल से मुक्त हो सकता है। अर्थात कोई हाई कोर्ट का जज है वह किसे अपना त्याग पत्र देगा, तो वह किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 सही होगा। 112 जो क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, वह किसमें, 312 में। इसका सही होगा उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर
1। निम्नलिखित में से किस समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है? और 4 ऑप्शन है कि कौन सी समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? विवाह, अनुबंध, न्यास और स्थानीय सरकार। तो उसमें ऑप्शन सही होगा चौथा 113 का, कि स्थानीय सरकार जो है वह क्या है, समवर्ती सूची में नहीं है। यह किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। चौथा सही होगा। 114वें क्वेश्चन की तरफ चले कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? अर्थात जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो इसलिए इस प्रकार इसका ऑप्शन सही होगा 114 का कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। 115वां क्वेश्चन जो है कि पंचायत अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सरपंच के, पंचायत समिति के, कि जिला अधिकारी के, कि ग्राम सभा के? तो सबसे छोटी इकाई पंचायत की क्या होती है? ग्राम सभा होती है। और ग्राम सभा के प्रति ही वह क्या होती है? उत्तरदायी होती है। इसलिए 115 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है 116वां, वह क्या है कि किसी असंज्ञेय मामले में पुलिस को क्या अधिकार है? ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस का मतलब या फिर असंज्ञेय अपराध जो होता है, मतलब जो जिसमें क्राइम की कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है, तो उसमें पुलिस या मजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर न ही आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, ना ही आपके ऊपर कोई कार्यवाही या आपको की जा सकती है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा 107 क्वेश्चन नंबर 16 का 103 होगा 3, वो क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर है क्या उत्तर कि न तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर जांच की जा सकती है, ना ही वारंट के बगैर व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है। किस में? असंज्ञेय अपराध में। अगला हमारा जो प्रश्न है वह क्वेश्चन नंबर क्या है? 117 है। और 17 क्वेश्चन क्या है कि किसी जमानती मामले में कौन दे सकता है जमानत आपको? या तो पुलिस देगा या फिर कोर्ट देगा। मैंने बताया था, तो इसका इस प्रकार से ऑप्शन जो सही होगा वह कौन सा होगा? दूसरा सही होगा। और दूसरा ऑप्शन है क्या कि पुलिस अधिकारी या न्यायालय द्वारा जमानत की स्वीकृति देते समय कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती। अगला हमारा प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? तो पता है कि सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसलिए इसका आंसर जो होगा 118 क्वेश्चन का, वो आंसर कौन सा होगा? चौथा होगा। अगला प्रश्न है कि एक पति पत्नी के संगति के अधिकार को क्या कहा गया है? तो एक पति पत्नी के संगति के अधिकार को दाम्पत्य अधिकार या कॉन्जुगल राइट किया गया है। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 2 सही होगा। 120वां जो प्रश्न है वह क्या है कि अपराध की दंड संहिता 125 के तहत एक मजिस्ट्रेट को क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्या कि अंतिम भरण पोषण तथा कोर्ट की कार्यवाही के व्यय की स्वीकृति का अधिकार है। अगला प्रश्न है 121 कि कौन सा एक विधि का स्रोत नहीं है? तो हमारे विधि के स्रोत में संस्कृति नहीं आती, तो संस्कृति नहीं आती, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सही होगा कौन सा? 121 का 2। अगला हमारा प्रश्न 122 कि एक्सटस नॉन फेसिट्रिया निसी मेंसिट्रिया का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2। इसको मैंने कराया भी आपके लीगल मैगजीन्स के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 122 है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा क्या कि अपराधी मस्तिष्क के बगैर कोई भी अपराध नहीं हो सकता। 123 प्रश्न है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसकी स्वाभाविक प्रकृति पर आधारित है? तो आत्मसंरक्षण या प्राइवेट डिफेंस में, प्राइवेट सेल्फ डिफेंस में आप क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं डिफेंस। तो 123 का कौन सही होगा? 123 का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 124वां क्वेश्चन है वो है कि भारतीय दंड संहिता की 141 के तहत निम्नलिखित में से किस विधि पूर्ण जमाव नहीं माना जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। किसका? 124 का ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न 125वां कि पागलपन में प्रतिरक्षा के मामले में प्रयुक्त दोष से आशय है। तो पागलपन में जो प्रतिरक्षा से प्रयुक्त दोष से आशय है वह क्या है? नैतिक और विधिक दोनों ही आशय है। तो 125वां का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 126वां प्रश्न है वह क्या है कि ए को मालूम है कि बी की सिर में किसी बीमारी से पीड़ित है और उसे यह भी मालूम है कि अगर बी के सिर पर हमला पहला मुक्का मार दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर भी ए क्या करता है? बी के सिर पर पहला मुक्का मारता है जिससे बी की मृत्यु हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, जब उसको मालूम है और वह उसको मार रहा है तो वह किसका दोषी होगा? हत्या का दोषी होगा। ठीक है, तो
तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो सही होगा 126 का वह कौन सा होगा, 2 सही, क्योंकि वो जानते हुए उसे क्या कर रहा है, मार रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 127 है कि नियुक्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष तक रह सकता है, तो 65 वर्ष तक रह सकता है। इस प्रकार 127 का जो ऑप्शन नंबर 2 है वह 65 वर्ष है, इसलिए सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि 2 अल्पवयस्क महिलाएं ए बी एक दूसरे से लड़ बैठी। ए के पास एक ब्लेड था तथा बी उसके चेहरे पर हमला करती है। जब चेहरे पर हमला कर रही है तो यह किस कैटेगरी में आएगा, साधारण उपहति कि उपहति, तो यह जो आएगा ग्रेवियस हर्ट में आएगा। क्यों, क्योंकि ब्लेड से मारा जा रहा है और कट आ रहा है, खरोच आ रही, इसलिए यह घोर उपहति में आएगा। इसके प्रकार 128 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 129वां कि समान प्रकार के तथ्यों पर निर्णय देते हुए न्यायालय द्वारा पहले दिए गए निर्णय का उल्लेख करना। मतलब 2 सिमिलर केस हैं जिसमें से वह क्या करता है, कोई पहले जजमेंट सुना चुका होता है, यदि उसका सहारा ले कोई निर्णय देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व निर्णय या फिर प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 129 का सही होगा। अब ऑप्शन आज का लास्ट क्वेश्चन और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन 130 कि एक महिला यह कहते हुए कुएं की तरफ दौड़ जाती है कि वह क्या करेगी, उसमें कूद जाएगी, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पकड़ लिया जाता है। मतलब उसने कोई क्राइम किया ही नहीं, इंटेंशन तो था लेकिन उसने उस रिजल्टेंट नहीं हुआ, वह कूदी नहीं, तो पकड़ लिया गया, इसलिए उसका कोई अपराध नहीं होगा। इसलिए 130 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो यहाँ पर हमने लीगल के जीके के सभी चीज़ों के प्रश्नों को कर लिया। हिंदी आप अपने से स्वयं कर सकते हैं। मैंने बोला था मैं लीगल जीके से संबंधित, पॉलिटिक्स संबंधित चीज़ों को, करंट अफेयर्स संबंधित चीज़ों को कराऊंगा। तो इस प्रकार 2008 का पूरा पेपर सॉल्व हो गया। मिलते हैं ऐसे ही 2009 के पेपर के साथ, सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।